Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें we'll discuss these articles. Child marriage in India, very important article. Paper 2, Paper 3. Riyadh Design Law Treaty, Paper 2. Schooling in India in times of poor air quality, Paper 3. Eco-sensitive zone, Paper 3. And OPEC Plus. So OPEC plus जैसे भी आप इसको बोले, but we'll talk about this organization prelims perspective. So this all will be our topic of discussion for today. Please do mark your attendance by liking this lecture. You can share it with your friends, those who are preparing for UPSC, SSC, state PCS, any competitive exam, because these sessions are relevant for everyone. ठीक है, so you can trust the content, the quality content that is being shared with you, as Shri Ram's IAS is serving the nation since 1985. So as far as today's session is concerned, हम पहले तो बात करेंगे कि ड्यू टू सीवियर एयर पोल्यूशन दिल्ली में जो हो रहा, ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो चुकी है, क्लासेस शिफ्ट हो चुकी हैं टू ऑनलाइन, बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो इसके ना पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, हम दोनों डिस्कस करेंगे. देखो, जो पुअर एयर क्वालिटी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. पहले तो कॉन्टिनम ऑफ हेल्थ रिस्क्स, वी ऑल नो जितनी एयर पोल्यूशन हो रखा है उस हिसाब से रेस्पिरेटरी लेवल, कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज सारे आने वाले हैं. ठीक है, जब AQI 50 से 100 के बीच में होता है तभी एयर क्वालिटी खराब होती है. स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, दे आर मतलब और ज़्यादा उन्हें इफेक्ट करता है. छोटे बच्चे होते हैं, एल्डरली हैं, पीपल हैं विद हेल्थ कंडीशंस. और अभी तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4 लागू हो चुकी है, वो रूल्स चल रहे हैं. सो यू सी कि कितना बड़ा रिस्क है. और ना हम ये आर्टिकल अभी आगे बताएगा कि हम स्टेप तब लेते हैं कि अब रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 आ चुका है, एयर क्वालिटी 400 जा चुकी है, 400 पार जा चुकी है. ये कोई ये बात नहीं है कि ये पर्टिकुलर टाइम है, नवंबर का टाइम है तो स्टेप्स लेने हैं, राइट. ये साल ये आपको इसको शुरू से ठीक करना पड़ेगा, रूट कॉज देखना पड़ेगा. ये नहीं है चलो पोल्यूशन आया स्कूल बंद कर दिया बात बंद हो गई. जब मैं बात करती हूँ इम्पैक्ट की, तो सी चिल्ड्रन द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, दे आर हायर सस्केप्टिबिलिटी. क्यों? क्योंकि they have their developing respiratory systems, right? तो अब बहुत से बच्चे लो इनकम फैमिलीज के वहां रहते हैं, उनके घर वैसे हैं दैट आर पुअर वेंटिलेटेड होम्स, बैड एयर क्वालिटी है. और इस स्कूल सिर्फ एक सेंटर ऑफ एजुकेशन नहीं है उनके लिए. स्कूल वहां पर उन्हें मिड डे मील मिलती है, वहां पर ऑब्वियसली एयर प्यूरिफायर्स होंगे जो एटलीस्ट उनके घर जो पुअर वेंटिलेटेड हैं उनसे सही हों, जहां पर सेफर एनवायरनमेंट मिल जाएगा, राइट. सो पुअर एयर क्वालिटी का इम्पैक्ट पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पे. देखो, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो हैं दे फेस हायर पॉल्यूशन एक्सपोजर इन द डेंसली पॉपुलेटेड. वेल्दियर फैमिलीज जो होती हैं वो तो मिटिगेट कर जाएंगी एक्सपोजर को, क्यों? एयर प्यूरिफायर हो गया उनके घर में. लेकिन जो डिसएडवांटेज फैमिलीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? स्कूल्स पे, एजुकेशनल एक्सेस के लिए, सेफ एयर के लिए, मील्स के लिए. और जब आप स्कूल बंद करते हो हाई पॉल्यूशन डेज पे, ये इट इज हार्मिंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन. एक तो उन सब चीजों के लिए भी, और दूसरा यू से कि एजुकेशन इनइक्वालिटी भी और बढ़ती है. क्या आपके पास वो टूल्स हैं? क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी है? सो they are, you can say, disproportionately they are harming them, you're worsening their health and education inequalities, especially to the disadvantaged children. वो कह रहे हैं कि ये जो आप स्कूल्स बंद कर दे रहे हो ना, ये एक रिएक्टिव अप्रोच है. दे आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस. जो आपकी करंट अप्रोच है उसके क्या लिमिटेशंस हैं. पहला तो ये है कि ये एक रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव नहीं है. इट इज अ रिएक्टिव अप्रोच. अच्छा, अभी तुरंत एक्शन लिया, स्कूल्स बंद कर दिया, पोल्यूशन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 चला गया, ऑनलाइन चले गए हम. सो दैट इज अ रिएक्टिव. वी नीड टू टेक प्रोएक्टिव. शुरू से शुरू करना है, रूट कॉज देखना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन क्रॉनिक एक्सपोजर ओवरलोड. यही बोल रहे हैं कि जो प्रोलॉन्ग्ड मतलब जो कांस्टेंट थ्रेट है ऑफ पुअर एयर क्वालिटी,
वो हम इग्नोर कर देते हैं. पूरे साल ही होता है. इट इज़ नॉट जस्ट कि अच्छा एक इस एपिसोड में होगा बस. दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट. तो वी आर सेइंग दैट मायोपिक फोकस ऑन एक्सट्रीम AQI, राइट, मिनिमल हेल्थ बेनिफिट्स. ये जो आप मेजर्स लेते हो, जो करंट मेजर्स हैं, जो रिएक्टिव अप्रोच है, ये लिमिटेड हेल्थ प्रोटेक्शन दे रही है. रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर रहे हैं हम. एंड वर्सन इनिक्विटीज. ये जो अप्रोच है हेल्थ इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटीज और ज्यादा एग्जर्बेट कर देती है. वेल्थियर फैमिलीज दे कैन बेटर मिटिगेट द एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स. ठीक है. देन दे आर टॉकिंग कि लेट्स गो व्हाट एल्स. जो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है और जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होगा. लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉडर इम्प्लीकेशन. डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स. स्कूल क्लोजर यही बोल रहे हैं वो. एडुकेशन एक्सेस डिस्टरप्ट होती है स्पेशली लो इनकम चिल्ड्रंस के लिए. ऑनलाइन लर्निंग क्या उनको अवेलेबल होगी? मिड डे मील्स मिलेंगे, सेफर एनवायरनमेंट मिलेगा, इनइक्वालिटी तो और बढ़ जाएगी, राइट. सेकेंड, एडुकेशन एज अ कोलेट्रल विक्टिम. कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा था कितने लंबे समय तक स्कूल बंद रहा, लर्निंग लॉस हुआ. एडुकेशन क्या है ये आपको समझ. एडुकेशन एक फंडामेंटल राइट है. इट इज अ फंडामेंटल राइट, राइट. सो you must safeguard it. We have to take a balanced approach where you are taking environmental challenges also and we are taking the health challenges also. Health के चक्कर में you are doing this, but at the same time the approach that you are taking, that is not a proactive approach, that is a reactive one, and there are problems with these temporary fixes. So as it is a reactive approach, you are addressing the symptom just, you are not addressing the root cause of the pollution, right? So you have to reduce the exposure. What you are doing, you're reducing the exposure temporarily, but you are failing to understand that long term अगर आप देखो तो you're not addressing the root cause, right? long term societal implications आपको देखने पड़ेंगे. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन लर्निंग के हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं. ऑनलाइन लर्निंग भी ठीक है, वो कह रहे हैं, बट जो अगर आप इस ऑनलाइन लर्निंग को एक ऐसा स्टेप ले लेते हो कि चलो ये पॉल्यूशन बढ़ा, चीज़ें ऑनलाइन कर दी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहाँ से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं. क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग के भी कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या लिमिटेशंस हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होती है. जब आप जैसे वो आप IT सेक्टर में देखो, डेली ऑफिस जाना है. पहले हाइब्रिड मोड था, पहले बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम चला, फिर उसके बाद आया हाइब्रिड मोड, चलो हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आओ, फिर आया कि नहीं रोज ऑफिस आना है. सो क्या है, स्कूल आप ऑफलाइन चला रहे हो, ऑनलाइन चला रहे हो. पहले आप रोज स्कूल जाते थे, अब आप घर बैठ के 2 घंटे पढ़ लिया. 4 घंटे कहेंगे मैम, 2 घंटे नहीं, बच्चों के लिए बात कर रही हूँ. चलो 5-6 घंटे की भी स्कूलिंग हो गई घर पे. बट वो जो इन पर्सन स्कूलिंग होती है, दैट ब्रिंग्स सोशल स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन, लाइफ लेसन्स मिलते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस चीज को फुली रेप्लिकेट नहीं कर सकती. और उसके बाद घर पे लैपटॉप्स देखना, इतना लंबा स्क्रीन टाइम हो जाता है. इट विल हार्म द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, इट विल हार्म द फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो. और अगर बच्चा इज नॉट फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड और लोअर इनकम फैमिली, सो व्हाट अबाउट द एक्सेस टू दोज मील्स that affects children's nutrition, right? So these all are all the points that we need to address. Moving ahead with the next article, ये बोल रहे हैं कि Women and Child Development Minister ने अनाउंस किया है कि चाइल्ड मैरिजेस जो इंडिया के अंदर हो रही हैं, 2006 में होती थी 47.4%, they have reduced 23.3% 2019-21 में, एट्रीब्यूटेड टू की प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. और सरकार ने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लिए हैं. अभी कैंपेन भी है जो चला है, मुझे नाम बताना कमेंट सेक्शन में. रिसेंटली इट इज टेकन. अब 47% से 23% पे आ गए हो, ठीक है, दैट इज फाइन. लेकिन क्या ये 23% अपने आप में ठीक है? नो. 23.3% in itself, if you see this number, that is not good. Are you getting my point?
सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट. इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिजेस कम हुई हैं 47.4% से 26.8% 2015-16 में आई. पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप देखो तो इट हैज़ डिक्लाइंड बाय 3.5% पॉइंट्स टू रीच 23.3%. ठीक है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कह रहा है. बट 23.3% इज स्टिल डिस्टर्बिंगली हाई परसेंटेज. 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर देर इज हाइयर प्रिविलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज. कौन कौन सी हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा. जब 18 साल से नीचे ही शादी हो जाती है, क्या क्या चैलेंजेस हैं? क्या आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलती है? यू आर लैकिंग इन न्यूट्रिशन. आपको यू गो विद वेरियस. एक विमेन जो है उसकी लाइफ साइकिल आप अप्रोच देखो, राइट? यू गेट मैरिड, you go, and these early marriages will lead to early pregnancy also, further complications, right? So women empowerment की हम बात भी करते हैं. These things, this चाइल्ड मैरिज इज हैविंग मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, चाइल्ड की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, न्यूट्रिशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड व्हाट नॉट. ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है. ऑल्सो चाइल्ड मैरिज इज रिकॉग्नाइज, इट इज जस्ट रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ सेक्सुअल बेस्ड वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस, यू कैन से, राइट? हालांकि चाइल्ड मैरिजेस हैव शोन अ रिडक्शन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में. आप देखो 10 इन्फेंट्स मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल के अंदर 10 इन्फेंट्स थे दैट डाइड इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स. दे वर बोर्न विद लो बर्थ वेट. और हम क्या कर रहे हैं? 18 साल से पहले ही शादी कर दे रहे हैं, राइट? वी हैव टू एड्रेस दीज चैलेंजेस. बट लड़की की क्या एडुकेशन लड़की की नहीं है, इट्स जस्ट कि चाइल्ड मैरिज के अंदर एडुकेशन कॉन्टिन्यूटी हो पाती है. मेजरली इफेक्ट की मैं बात कर रही हूँ. क्या स्किल डेवलपमेंट हो पाता है? क्या न्यूट्रिशनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है? सो दीज ऑल आर द चैलेंजेस एंड इस पे काम करना है फॉर सॉल्यूशंस. सेफ्टी, एंटी ट्रैफिकिंग, सोशल प्रोटेक्शन, दीज ऑल शुड बी द सॉल्यूशंस. अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर एक कानून बना के रख दिया तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप सोसाइटल बिहेवियर होता है ना, उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है. हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, नहीं स्कीम्स तो हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट भी चलो हो रहा है, बट किस लेवल तक हो रहा है? वी नीड टू हैव अ गुड गवर्नेंस, और गवर्नेंस के साथ साथ यू नीड टू ब्रिंग आउट अवेयरनेस एंड देयर नीड टू बी अ चेंज एट दी सोसाइटल लेवल इटसेल्फ. माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट करो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, हालांकि उन्होंने जो किया ट्रेड में हमारी इकोनॉमी ख़राब करी, ठीक है, वो बातें नहीं मैं उसमें जा रही. बट जब वो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे लाइक एबॉलिशन ऑफ सती, तो लोगों को ही वो था कि ये तो हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं. दे वर अगेंस्ट दिस एबॉलिशन ऑफ सती रिफॉर्म्स, और उन्हें भी पता चल गया था फिर. ठीक है, लेकिन बात यही है कि we need to address the challenges, we need to bring the solutions, and we need to work on the societal behavior, the societal mindset as well. Now, before moving ahead, if you are having any doubt in the polity sessions, you can refer the platform. Free of course sessions are available without being charged. Please do refer them. If you are having any doubt, don't pay. वो 20-25 हज़ार का कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा. सिंपली प्लेटफॉर्म पे आइए, सेशंस अवेलेबल हैं, रेफर करो और शेयर भी कर सकते हो. देयर आर अदर एन नंबर ऑफ सीरीज गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ विद करंट अफेयर्स. सो या, डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी है. कल हमने हाई सीज ट्रीटी की बात करी थी. ये डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं. एक हाई सीज ट्रीटी हो गई, आज हो गई रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी जो इंडिया ने साइन करी है. आप एक मोबाइल सेट का एक डिज़ाइन लेकर आए, और सिंपल चल एक चेयर बनाने का एक डिज़ाइन लेकर आए. सो देयर नीड्स टू बी सर्टेन प्रोसीजर्स. हर एक कंट्री में अपने अपने प्रोसीजर्स हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस को
मतलब आपका एक डिज़ाइन है, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे ना कि मेरा डिज़ाइन है, राइट मिले आपको उस पर। हर एक कंट्री के अपने अपने हैं। अगर एक कॉमन रूल बुक हो जाए तो, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए तो, इफ़ प्रोसीजर्स आर हार्मोनाइज तो कितना अच्छा होगा, राइट। सो ये ट्रीटी यही कहती है। 22 नवंबर को डिजाइन लॉ ट्रीटी, जिसे रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी भी बोला जा रहा है, ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है, इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फ्रेमवर्क है, जो प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है किसी भी इंडस्ट्रियल डिजाइन को प्रोटेक्ट करने का, लेट्स हार्मोनाइज इट। मतलब जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो आसान कर दो। एक फार्मर कह रही है, एक डिज़ाइनर अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो अफोर्डेबल हो जाए उसके लिए, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मैं एक प्रोडक्ट के साथ, एक डिज़ाइन के साथ आई हूँ एंड आई गोट दैट प्रोटेक्शन, और वो भी इतने सिंप्लीफाइड तरीके से हो गया, रजिस्ट्रेशन इज डन एंड थिंग्स आर मोर अफोर्डेबल, मोर ईजियर, डेफिनेटली आई विल कम अप विद मोर इनोवेटिव आइडियाज। इट विल डेफिनेटली हेल्प स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, द स्टार्टअप्स, द इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स। क्यों? क्योंकि इनोवेशन प्रमोट होगा, क्रिएटिविटी और आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यू आर सिंप्लीफाइंग द डिजाइन प्रोटेक्शन प्रोसेस। जैसे कि टाइम लिमिट रिलैक्स है, देर आर फ्लेक्सिबल डेडलाइंस फाइलिंग के लिए और सबमिशन के लिए, देर आर ऑप्शंस ऑल्सो इफ यू टू रिकवर फ्रॉम द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज इन केस इफ यू लैप्स। प्रायोरिटी क्लेम्स भी हैं, मल्टीपल, अब एक डिजाइन है फिर दूसरा आया तीसरा है, नहीं, अगर आप चाहो तो यू कैन फाइल मल्टीपल डिजाइन इन अ सिंगल एप्लीकेशन, टाइम भी बच गया, कॉस्ट भी बच गई। So here countries are encouraged, the treaty encourages the country to adopt electronic system for design registration, right? पेपरलेस भी हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगी, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हो गए क्योंकि यू आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड पेपरलेस प्रोसेस, एंड यू आर obviously you are supporting the SMEs and startups, independent designers, you are empowering them to secure design rights, that too more easily in a more simplified manner। ठीक है। अच्छा, आज ना हम बात करेंगे इको सेंसिटिव जोन्स की। अब वैसे तो ये आर्टिकल स्टैटिक है, आप जहाँ से भी अपना GS पेपर 3 की तैयारी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं से ही डायरेक्टली पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी, बट मैं आपको यहीं पर समझाऊंगी और फिर उसके बाद स्टैटिक से पढ़ लीजिएगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंटर के पास एक प्रपोजल आया है, केरला की गवर्नमेंट ने भेजा है कि हमारे ना ये 8590.69 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, कम से कम 98 विलेजेस इसके अंदर आते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कर दिया जाए। पहले भी उन्होंने एक सबमिट करा था मई में, उसके कंपैरिजन में 121 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने इसमें कम किया है। अब इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन वो अच्छी बुरी बातों से पहले, पॉजिटिव नेगेटिव से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये इको सेंसिटिव जोन क्या है। अच्छा, ये एरिया है नेशनल पार्क, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर अगर एकदम से यहाँ पर इस एरिया के जस्ट बाहर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, होता है ना, मॉल बना दो, माइनिंग कर लो, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए। ये तो एनवायरमेंटल बैलेंस बिल्कुल मेंटेन नहीं रहा। व्हाट अबाउट योर इकोसिस्टम? तो एक बफर जोन होना ज़रूरी है। ये नेशनल पार्क है, मानो क्या ऐसा है कि 10 किलोमीटर तक ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लिमिटेड होंगी। उसके बाद यू कैन गो फॉर माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दैट थिंग इन दी अदर जोन। तो ये जोन कैसा काम कर रहा है? दिस जोन इज एक्टिंग एज अ बफर जोन। दिस जोन इज बेसिकली, यू कैन से, शॉक एब्जॉर्बर। शॉक ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसी को ही हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। लेकिन मैं पहले आपको पूरा क्रक्स बता दे रही हूं। इससे ना अच्छी बातें तो हैं कि एनवायरमेंटल जो दिक्कतें आती हैं वो सॉल्व होंगी, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होगा, लेकिन
कम्युनिटीज़ को भी आपको डिस्प्लेस करना पड़ सकता है, लाइवलीहुड चल रही है वहाँ उनकी, वो आपको हटानी पड़ेगी। देर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ। अब हालांकि मैंने आपको एक टर्म बोल दिया, 10 किलोमीटर तक के एरिया को आप ESZ बोल सकते हो। अब वो अगर प्लेन वाला एरिया है तो 10 किलोमीटर तक चलता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन एरिया टू एरिया ऑल्सो, कि मान लो माउंटेन रीजन वाला एरिया है, 10 किलोमीटर तक नहीं, उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना पड़ सकता है, लेके जा सकते हैं। क्या सेंटर करता है ये, क्या, मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि ये बफर जोन है, किस लिए है, ह्यूमन एक्टिविटीज के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए है। पर्पस क्या है, ट्रांजिशन जोन है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू, दे आर वेरी वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। You just have to revise whatever you are covering. This is just mere static. करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करना है, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिवाइज एंड राइट। These zones are notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the provisions of Environment Protection Act 1986. फायदा क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगी, रेगुलेशन होगी एक्टिविटीज की, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस होगा, क्लाइमेट रेजिलियंस भी होगा। लेकिन नेगेटिव्स क्या हैं, यू विल हैव टू डिस्प्लेस द कम्युनिटीज। व्हाट अबाउट दैट, है कि नहीं? अच्छा, 2 कमिटीज, यूपीएससी ने ना प्रीवियस ईयर पेपर में 2 कमिटीज के नाम थे, मैं आप उस कमेटीज ने क्या कहा है वो आप पढ़ेंगे, बट मैं आपको 2 कमेटीज के नाम बताती हूँ जो बात कर रहे थे फॉर दीज क्रिएटिंग दीज इकोनॉमिक जोन्स, इको सेंसिटिव जोन इन वेस्टर्न घाट्स। एक है गडगिल कमेटी और एक है कस्तूरी रंगन कमेटी। ये 2 कमेटीज हैं। अब इनके कमेटीज ने अलग अलग अपने स्ट्रैटेजीज, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज बताई हैं। यू कैन रीड इट, यू हैव टू रीड इट, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं, पढ़ना, ठीक है? तो ओवरऑल व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट वर द नेगेटिव्स। हाँ, 2 बातें रह गई। नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि लोकल लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, इकोनॉमिक लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप उस एरिया में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो। सोशल टेंशंस भी बढ़ सकती हैं, लेकिन देयर आर सॉल्यूशंस। एक तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो, पहले तो लोकल कम्युनिटीज को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंपनसेशन, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, awareness campaigns, so you have to bring them into picture. You can write it down for your recommendations, for your way ahead. Sorted hai? Now moving ahead with the last article of today's session, where we'll discuss about the crude oil prices stayed steady after an unexpected jump in the US gasoline stock supplies and the delaying of the OPEC Plus meeting on output पॉलिसी। कॉन्टेक्स्ट पहले बता देती हूँ। बेसिकली स्टेबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रिजल्टेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायर गैसोलिन स्टॉक्स इन द यूएस एंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू द पोस्टपोन ओपेक प्लस डिस्कशंस। देखो, crude oil prices remained stable. There was no significant increase or decrease in the cost of crude oil in the market. हुआ क्या? The amount of gasoline available in storage in US, it increased unexpectedly. वो होगा, क्रूड ऑयल की डिमांड कम होगी, है ना? सो ओपेक प्लस, हमें आज ओपेक के ही बारे में बात करनी है, विच इज अ ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। दे पोस्टपोन देयर मीटिंग्स where they were supposed to discuss and decide on these production levels. So this delay, it creates uncertainty, right? So as far as OPEC is concerned, 22 countries का ग्रुप है, 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ग्रुप है जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। These countries meet regularly to decide how much oil they should produce, how much they should sell to the global market. Their main goal is to work together. For what purpose? To keep the oil prices stable, ताकि you avoid big price swing, इकोनॉमी को हार्म करेगा. So they adjust how much oil they produce so that supply matches the demand. It will help you in stabilizing the oil prices. They adjust the crude oil production. So
12 ओपेक मेंबर्स, बेसिकली इसके अंदर ना 12 तो ओपेक के बारे में भी बात करूंगी. देयर आर 12 ओपेक मेंबर्स एंड अदर मेंबर्स एज वेल, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको ये भी आ जाते हैं. 12 ओपेक कंट्रीज प्लस में ये सारी कंट्रीज हैं, और आपको नाम याद में रखना है. इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप बोलो कि बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं, अभी करना है. रही बात ओपेक की, तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. 1960 में इस्टेब्लिश हुई. 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला. करंटली इट हैज़ 12 मेंबर्स एंड अंगोला withdraw its membership effective 1 जनवरी 2024 और हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रिया के अंदर है. ठीक है. So this was the whole lecture for today. I hope you liked it. I hope you enjoyed learning. We'll meet you in the next one. Till then, take care. Good luck. Good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. All the best. Thank you.